तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लक्ष्मीकांत का रिवीजन। और ये जो आपका पहला चैप्टर है इसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो लिटिल बिट ये आपका जो पॉइंट्स हैं वो उतने रखने पड़ेंगे मुझको, फिर भी काफ़ी ज़्यादा कंसाइज किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत आती है ब्रिटिश इन इंडिया की। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 1608 में चार्टर इशू किया गया था एलिजाबेथ के द्वारा। मतलब ये देखिए आपका 1600 में उनको चार्टर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1608 में वो यहाँ पे आते हैं। फिर 1765 में क्या होता है, उनको दीवानी मिल जाती है। अब ये दीवानी का मतलब क्या होता है कि उनको राइट्स ओवर रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू के ऊपर और सिविल जस्टिस के ऊपर मिल जाती है राइट्स। और कहाँ कहाँ मिलती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर 1857 का दौर आता है, और 1857 के दौर के बाद फिर अपराइजिंग होती है रिवोल्ट्स की, जिसमें आपका 1858 का सिपॉय म्यूटनी है। और ये फिर रीथिंक करने को प्रेरित करता है, और एकदम जान लीजिए छक्के छुड़ा दिया जाता है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के। और फिर गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से देखिए दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। पहला क्या है, एक तो जो आपका कंपनी रूल है वो हमें देखने को मिलता है 1773 में, और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है कि द क्राउन रूल 1858 में देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो यहाँ पर 1858 से 1947 जब हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट आया तब तक। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक की। तो सबसे पहले क्या, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे वो रेगुलेट और कंट्रोल कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर जो कि इंडिया में है। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और इसको फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पहले कॉमर्शियल था, अब इसको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर दिया गया है। फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाई गई दोस्तों, एस्टैब्लिश की गई, जिसमें 4 मेंबर को ऐड किया गया। फिर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, वो क्या हो गए, सबऑर्डिनेट बन गए। अर्लियर इंडिपेंडेंट, जो कि पहले इंडिपेंडेंट थे। फिर इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में, और जिसमें एक सीजीआई और 3 अदर जजेस होंगे। प्रोहिबिट कर दिया सर्वेंट को, किससे प्रोहिबिट किया कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, और प्रेजेंट या किसी प्रकार की ब्राइब, घूस नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इससे क्या हुआ कि इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर है वो और बढ़ गई। फिर रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ने लगेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री रिपोर्ट्स करने के लिए, किसको, गवर्नमेंट को। फिर यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट 1781 आया, तो यहाँ पे एक बिट पड़ी जिसमें कहा गया कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, रेक्टिफाइड डिफेक्ट, तो ठीक है, ऑफ एक्ट 1773। फिर यहाँ पे क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता है ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, आगे आइए, एग्जेम्प्टेड की बात करते हैं। इसमें से एग्जेम्प्ट क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल और सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को फ्रॉम जडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। एक्सक्लूड क्या किया गया, रेवेन्यू मैटर्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट जडिस्डिक्शन ओवर कैलकाता। उसके बाद क्या होता है, एडमिनिस्टर प्रपोजल लॉ, यानी हिंदू लॉ और पर्सनल लॉ यहाँ पे होगा, हिंदू और महमदन लॉ, यानी हिंदू के लिए, और महमदन यानी मुस्लिम के लिए। फिर लेट डाउन क्या ले किया गया, अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू गवर्नर जनरल, तो यहाँ से प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जो है वो गवर्नर जनरल तक की जा सकती है। फिर इन काउंसिल नॉट सुप्रीम कोर्ट, तो ये देखिए ये क्या है कि जीजीसी यानी गवर्नर जनरल काउंसिल, तो ये क्या कर सकती थी, फ्रेम कर सकती थी रेगुलेशंस को। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल क्या कर सकती थी, फ्रेम कर सकती थी रेगुलेशन को, किसके ऊपर, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। पिट्स इंडिया एक्ट आता है, डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन के बीच में। अलाउ किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करने के लिए कॉमर्शियल अफेयर्स को। न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ काउंसिल, जिसको हम डबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल आ गई एक नई बॉडी के रूप में, फिर डबल गवर्नमेंट इसको कहा जाने लगा। इसने एम्पावर किया बोर्ड ऑफ काउंसिल को, ठीक है, किस लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो इसको जो है एम्पावर किया गया टू सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और या फिर रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस, यानी कंपनीज टेरिटरी। पोजीशन मतलब क्या होता था कि ये जहाँ जहाँ तक ब्रिटिश का साम्राज्य है अपने इंडिया में जो जो टेरिटरीज एक्वायर कर रखी हैं उसको। ब्रिटिश गवर्नमेंट में का सुप्रीम कंट्रोल रहेगा किस पर, अफेयर्स पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक्ट ऑफ 1786 आता है जहाँ पे न्यू गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। बंगाल देखेंगे यहाँ पे 2 डिमांड दी जाती है, क्या एक ओवरराइड द डिसीजन हिज काउंसिल, यानी अब वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं स्पेशल केसेस में, और उनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। बोथ द प्रोविजंस ये इनैक्ट किए गए दोनों ही प्रोविजन इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर चार्टर एक्ट 1793 आता है, इसने क्या किया, एक्सटेंडेड ओवरराइडिंग पावर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ऑल गवर्नर जनरल्स। ठीक है, सारे गवर्नर जनरल्स पर ओवरराइडिंग पावर आ गई, यानी अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं ओवरराइड कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसीज, तो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल होगा, जैसे बॉम्बे और मद्रास। एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली 20 सालों तक, पर यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया कहाँ, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी। तो यहाँ पे चाइना के साथ जो ट्रेड होगा और जो टी में ट्रेड होगा उसमें मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाकी जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कमांडर इन चीफ नॉट टू बी मेंबर ऑफ जीजीज काउंसिल, तो कमांडर इन चीफ अब जीजी यानी गवर्नर जनरल के काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे अनलेस अपॉइंटेड, जब तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है। लेड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ पेड इंडियन रेवेन्यूज, और अब ये जो मेंबर्स हैं इनको क्या किया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे। फिर चार्टर एक्ट 1813 आता है जिसने अबॉलिश किया ट्रेड मोनोपोली को, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो ये देखिए यहाँ पे आपके चार्टर एक्ट 1813 आता है, अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली। और इधर देखेंगे इसने एक्सटेंड किया था, एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली 20 सालों के लिए और बढ़ाया था, लेकिन फिर ये अबॉलिश किया गया, अबॉलिशन की बात आती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंड किया इसने अबॉलिश किया, यानी 1813 में जो है अबॉलिश किया गया कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि ट्रेड विद चाइना और टी के ऊपर हो गया। असर्टेड सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी, यानी उस सॉवरेंटी का मतलब आपको पता है कि डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कोई और आकर के आपको ज्ञान दे के ना जाए कि आपको ऐसा करना है। जैसे यूएस चिल्ला रहा था डेमोक्रेसी के बारे में, तो इट्स अगेंस्ट आवर सॉवरेंटी दैट समवन एल्स इज गिविंग अस डायरेक्शन दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट इन आवर इंटरनल कंट्री मैटर। ठीक है, फिर आता है अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, और इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड हुआ। फिर ऑथोराइज लोकल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेज एंड ऑन पर्सन्स, तो लोगों पर जो है टैक्सेस को ऑथोराइज किया गया कि लोकल गवर्नमेंट भी लगा सकती है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया उनको। ठीक है, सिविल और मिलिट्री राइट्स दिए गए, अथॉरिटी दी गई उनको, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो बनते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, डिप्राइव्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास, तो यहाँ पे इनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन ली जाती है और वो कहेंगे कि अब मैं जो है सबको कंट्रोल करूँगा। लॉज इन प्रीवियस एक्ट क्या थे, रेगुलेशन कहे जाते थे, लेकिन इस एक्ट के लॉज को क्या कहते हैं, इस एक्ट को में जो लॉज आए हैं उनको हम लॉज ही कहेंगे। ठीक है, ये लॉज लग रहा है बट दैट इज लॉज। एंडेड कॉमर्शियल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, अब यहाँ से पूरा काम एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। अब कॉमर्शियल की बातें थोड़ा कम होने लगी, प्रॉफिट ये वो, लेकिन प्रॉफिट तो उसमें भी लेंगे भाई साहब, चूसना छोड़ेंगे नहीं। सिविल सर्वेंट्स कंपटीशन होने लगे, इंडियंस नॉट डिबार्ड, पर इसमें जो पहला प्रोविजन आया था कि इंडियन को डिबार्ड नहीं किया जाएगा, किस में आया था ये याद कर लीजिए, चार्टर एक्ट 833 में, 1833, 1800 की बात हो रही, तो 3 में आप समझ सकते हैं कि इंडियन को डिबार्ड नहीं किया गया था। लेकिन पर यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अपोज किया, तो इस पॉलिसी को नेग्लेक्ट करना पड़ा। दैट वाई आर यू अलाउइंग द इंडियंस, क्योंकि वहाँ पे पता है लिखा जाता था पहले ना कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें होंगी। लास्ट सीरीज बिटवीन 1793 एंड 1853 के आखिरी है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नया दौर शुरू होता है, वो कौन सा दौर है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन रूल आ जाएगा, तो ये लास्ट सीरीज है। सेपरेटेड, इसने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल के काउंसिल को, 6 नए मेंबर को ऐड किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इंडियन कंट्रोल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनी पार्लियामेंट के नाम से इसको जाना जाता है, यानी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
फिर ओपन कंपटीशन आ गया सिविल सर्विसेज में मैकॉले कमेटी के द्वारा। एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ से चीज़ें जो थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश क्राउन की तरफ शिफ्ट हो, वो तो पहले से ही तो अपने कंट्रोल में गवर्नमेंट ले ही रही थी, पर लेकिन सबसे बड़ा जो है काम होता है वो हमारी जो 1858 की म्यूटिनी है वो कर जाती है। फर्स्ट की बात करते हैं तो लोकल रिप्रेजेंटेशन 6 लेजिस्लेटिव मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के, 4 बाई लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। अब बात आती है एक नया दौर की, द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक का ये जो दौर है। पहले यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या हुआ, किसके रिगार्डिंग आया ये, वेक ऑफ रिवोल्ट 1857 का, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गुड गवर्नमेंट के लिए आई। अब यहाँ पे अच्छी खासी सरकार चलाई जाएगी, हम आएंगे। जब कोई आता है, राजा आता है, मुनार्क आता है, तो क्या कहते हैं, आई एम द बेस्ट एंड आई एम गोना रूल दिस होल प्लेस और दिस होल कंट्री और दिस होल वर्ल्ड लाइक नो हैज एवर डन इट, नो हैड एवर डन इट। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, henceforth governed by and in name of हर मैजेस्टी। अब जो है हर मैजेस्टी के नाम से चलेगी, यानी रानी के नाम से चलेगी। फिर गवर्नर जनरल, ये देखिए इंडिया वाइस रॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम इनको वाइस रॉय कहा जाएगा। और पहले वाइस रॉय यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग आते हैं, यल कैनिंग। ठीक है। और एंडेड डबल गवर्नमेंट, और ये जो है जो एल कैनिंग होते हैं वो इन्होंने एंड कर दिया डबल गवर्नमेंट को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे। नया ऑफिस जो है इनका सेटअप किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, यहाँ पे एक मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। इस्टेब्लिश किया 15 मेंबर काउंसिल को असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, किसके लिए इम्प्रूवमेंट किया, करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करते हैं, कॉपरेशन ऑफ इंडियन इन ऑपरेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1861 में ये माना गया कि अगर इंडियन को अच्छी तरीके से हमें अपने कंट्रोल में रखना है, देन तो हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, इंडियंस की, दैट दे आर वेरी यूजफुल, कि ऑपरेट करें, कंट्रोल करें। और इसमें से आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के थे, और जो सिपाही वगैरह भी थे वो भी इंडिया के ही होते थे। तो यहाँ पे कुछ एक्ट जो है लॉन्च किए गए। कब कब पार्लियामेंट ने वहाँ के इनेक्ट किया, 3 एक्ट्स इनेक्टेड, एक 61 में, एक 92 में और एक 1909 में देखने को मिलेगा। फिर वाइस रॉय नॉमिनेट इंडियन एज नॉन ऑफिशियल, तो यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में वाइस रॉय जो है वो इनेक्ट करें इंडियन को। ऑफिस एक्सपेंडेड काउंसिल, जिसको एक्सपेंडेड काउंसिल में रखा गया, तो जिसमें कौन कौन से थे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन काउंसिल, जिसमें नोट में इसको मैंने डाल दिया है कि मे बी इट कैन बी आस्क्ड द फैक्चुअल डेटा इन योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, सो आई जस्ट मेंशन्ड इट सेपरेटली। सर दिनकर राव यहाँ पे एक हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, तो यहाँ पर ये सर दिनकर राव का भी आ सकता है। और बनारस और पटियाला तो आपको जो है याद कर ही सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं, पर एक नाम है तो उसको आप याद कर लीजिए, बिकॉज ही इज़ अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। फिर सेंट्रलाइजेशन की बात आती है। सेंट्रलाइजेशन रिवर्स किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को टू चार्टर एक्ट 1833, यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दर्शाया गया था, तो यहाँ से इसको जो है रिवर्स कर दिया गया। अब यहाँ पे फोकस किस पे हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। सो अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है, जैसे आपका पंचायती राज हो गया, अगर यहाँ पर हम देखें ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच केम फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस एंड पावर, तो उसके लिए आप इसको एक एज अ फैक्ट लिख सकते हैं कि दैट इट ऑल स्टार्टेड विद द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वेयर द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज बीइंग गिवन इन द एक्ट। ठीक है। इस्टेब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे नए लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है। बंगाल 1862 में, न्यू प्रोविंस 1886 में, पंजाब 1897 में। एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर, अब यहाँ पे वाइसरॉय के पास पावर आ जाती है रूल्स और ऑर्डर बनाने की, देने की। पोर्टफोलियो सिस्टम 1851 में, जिसमें एक मेंबर मेड इन चार्ज बनाया जाता है। ठीक है। 1 और मोर डिपार्टमेंट्स, यानी एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में फ्रॉम वाइसरॉय काउंसिल के द्वारा। वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज, और यहाँ पे हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो पावर वाइसरॉय के ऊपर है कि दैट ही कैन ऑर्डर समथिंग, गिव ऑर्डिनेंस की ये चीज़ इतनी देर में होनी चाहिए। नोट की बात करता हूँ, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन,
तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। अब बात आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। इसने इंक्रीज़ किया नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर, तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर को बढ़ाया गया जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और मेंटेन किया, पर यहाँ पर मेंटेन क्या किया, ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करते हुए पावर टू डिस्कस बजट एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पावर दी गई बजट और एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस के ऊपर जो है बातचीत हो सकती है। फिर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो यहाँ भी नॉमिनेट किया गया कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को। उसके बाद क्या आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और यहाँ से अब चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा बढ़िया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होती जा रही हैं, जिसको हम मॉन्टी मोरले मिंटो रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। मॉन्टी कार्लो याद आ गया, लॉर्ड मोरले सोस्टेट और क्या थे, एसओएस यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। एसओएस यहाँ लिखा है मैंने, और यहाँ पे बी ऐसे लिख दिया है, बी के ऊपर ऐसे लगा दिया, उसको ब्रिटिश समझ लीजिए। एसओएस हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे तो जहाँ एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसको रिलेट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट किताब खोल के देख सकते हैं, कुछ अगर वर्ड ना समझ में। बाकी ऐसी चीज़ें मैंने इसको दोबारा लिखा है, आपको पता है कि मैं एक बार पूरा इसको बना कर वीडियो अपलोड ही कर दी थी। दो तीन चैप्टर जो है पढ़ाए थे, 5-6 चैप्टर तक पढ़ा दिए थे, 2-3 वीडियो मतलब बनाई हुई थी। पर फिर से मैंने सोचा कि एक बार आपको अच्छे तरीके से राइट करके, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां भी थी, पहली बार मैंने बना रहा जल्दी में लिख दिया, तो कुछ चीज़ें इधर उधर भी थी उसमें। मैंने कहा कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, और ऐसे हैंड रिटन होते हैं तो उसमें समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा इधर उधर तो चीज़ें हो ही जाती हैं। आप कमेंट करके बताइए, तो रेटिफाई करिएगा ज़रूर। अगर कोई गलती होती है कमेंट में करिए, उसको ऊपर से मैं पिन कर दूंगा, ज़्यादा लाइक्स आएंगे उस पर तो लोगों को अच्छी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और एक बार आप जो है अपनी बुक से इसको मैच करा लीजिएगा, बुक से मैच करा लीजिए, जो चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशन करनी है नीचे ऐसे लिख दीजिएगा आप, और पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप अगर आईपैड वगैरह से लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और अगर नीचे ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में पीडीएफ एडिट करके लिखते हैं तो उसमें भी हो जाएगा। रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ पर रिटेन करता है ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अलाउ किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेंबर, और यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंबर नहीं, मेजॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, हो सकती है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि होनी ही चाहिए, बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, पहले इसमें आपने देखा था कि उसमें ऑफिशियल ही मेजॉरिटी होनी चाहिए, रिटेन करनी है ऑफिशियल मेजॉरिटी को। लेकिन यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देखिए सेंट्रल है, सेंट्रल में रिटेन करनी है ऑफिशियल मेजॉरिटी, और प्रोविंशियल में क्या करना है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आप ला सकते हैं। एनलार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शन को एनलार्ज किया गया इंडियन विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन, तो ऐसे पहले इंडियन होते हैं जो कि जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। एक्सेप्टेड की बात करता हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया गया और लीगलाइज किया गया, कम्युनलिज्म को, और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, तो इसमें कुछ कॉरपोरेशन हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, यूनिवर्सिटी हो गया, जमींदार हो गया, इनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट एज पर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो अपना चेहरा मैं इधर को कर देता हूँ। मॉन्टेगो चम्स फॉर रिफॉर्म्स के बारे में भी इसे जैसे नाम से भी जाना जाता है। एनफोर्स 1921 में सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया, जैसे कि हमारे किस, आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमारे किस शेड्यूल में लिस्ट दी गई हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, किस में दी गई हैं आप बताइए। 1 2 3 4 भी हो सकता है, तो कमेंट में बताइए आप मुझे जल्दी, बिना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, बिना गूगल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिवोल्यूशन रूल्स, प्रोविंस कैन मेक लॉज, तो प्रोविंस अब लॉज बना सकती है, यानी जैसे हमारी स्टेट के पास होती है ना अथॉरिटी लॉ बनाने की, फॉर एग्जांपल वो पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, प्रिजन के रिलेटेड, हेल्थ केयर अभी भी उसके अंडर में है, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यूज वगैरह के बारे में, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो ऐसे लॉ बना सकती है। फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, एक ट्रांसफर लिस्ट, एक रिजर्व लिस्ट आया। ट्रांसफर में क्या हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और रिजर्व में क्या है, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, प्रिजर्व, रेवेन्यू। अब ये गवर्नर के द्वारा जो होंगे ट्रांसपेरेंट बाय गवर्नर प्लस हेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये क्या होगा कि गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, यानी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें जिम्मेदार होंगे इसके डिसीजंस के लिए, और यहाँ पे गवर्नर और ए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर डायरकी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरकी जिसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में डायर्क यानी डबल रूल, ठीक है, डायरकी आई इसमें, क्योंकि अब देखिए डिवीज़न कर रहा है ना
लोगों के जो पावर हैं। और बाई कैमरलिज्म देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शंस इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल रिप्लेस बाई कैमरलिज्म। तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। अपर हाउस और लोअर हाउस आता है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिल जाती है। फिर 4 में क्या आता है, रिक्वायर्ड 3 मेंबर ऑफ वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। और यहाँ पे ये कहा गया कि अब वॉइस रॉय के काउंसिल के 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे। एक्सटेंड किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को 6 इंडियन, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन तक भी इसको बढ़ा दिया गया। और बाद में आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर हमारे 80 भाइयों को, यानी शेड्यूल कास्ट वाले भाइयों को, और उनको क्या होता है कि B.R. अम्बेडकर जी द्वारा बहुत प्रयास किया जाता है, तो उसके बाद उनका भी एक अलग सेपरेट उनको जो है सीट दी जाती हैं, इलेक्टोरेट उनका सेपरेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी अमरण अनशन पर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे हिंदू भाई हैं, ये हमें हमारे धर्म से कैसे हमसे अलग हो सकते हैं, तो ये हमारा अभिन्न अंग है। जिसके बाद पूना पैक्ट साइन होता है और B.R. अम्बेडकर जी जो है वो राज़ी हो जाते हैं कांग्रेस के साथ में कि हम जो है अब मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, लेकिन हमारे साथ रिजर्व सीट होनी चाहिए। वो आगे अभी आप पढ़ेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे और ज़्यादा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया है। 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन। फिर ग्रांटेड फ्रेंचाइज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को जो है टैक्स, प्रॉपर्टी और एक्सेट्रा इस बेसिस पर जो है फ्रेंचाइज दी जाएगी। न्यू ऑफिशियल हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में सेट किया, इस्टेब्लिश की गया। इस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। सेटअप किसमें हुआ, 1926 में। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। सेपरेटेड बजट, सेंट्रल बजट हो गया और प्रोविंशियल बजट अब अलग अलग आने लगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया। फिर इस्टेब्लिश प्रपोजल ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो प्रिंसेस का चैम्बर जिसको इनॉग्रेट किया गया, तो ये प्रपोजल पहले यहाँ पे डाला गया और इनऑग्रेटेड इन 1921 में। तो फिर इसको 1921 में इस्टेब्लिश किया, इनॉग्रेट किया गया, जिसमें 120 मेंबर थे। अब 108 इसमें से कौन से प्रिंसेस थे और 12 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब बात आती है साइमन कमीशन की। तो ये जो है साइमन कमीशन, ये नवंबर 1927 में देखेंगे। तो ये केम इन एक्सिस्टेंस एंड ऑल ब्रिटिश मेंबर्स, तो सारे इसमें ब्रिटिश मेंबर थे और इसी वजह से इसका अपोज हुआ और ये बॉयकॉट किया गया सभी पार्टीज़ के द्वारा कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं तो उसमें कोई इंडियन ही नहीं है। तो ये चीज़ कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ हुई वहाँ पे। 1930 में इसने रिपोर्ट्स दिया जिसमें क्या होता है, अबॉलिशन किया जाता है डायरकी का और एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। फेडरेशन ऑफ इस्टेब्लिश इसने क्या किया, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट का एक फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया। कन्वेंट 3 राउंड टेबल, और इसके चलते 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और इसको फिर ऐसे भी कहा जाता है एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इनकॉर्पोरेट किया। कब किया गया, 1935 में। फिर कम्युनल अवार्ड आते हैं अगस्त 1932 में, जिसमें रैमसे मैकडोनल्ड जो कि पीएम थे इटली के, तो उन्होंने ये स्कीम देती है, स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी अब माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको हमने कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना। तो SC वॉज एडेड टू इलेक्ट्रेट, यानी हमारे शेड्यूल कास्ट वाले जो भाई हैं, जो कि मैंने बता रहा था, फिर इसी वजह से फास्ट एंड टू डेथ अनशन पे आए गांधी जी, और ये रवाड़ा जेल पुणे में थे उस टाइम पे वो। फिर एग्रीमेंट होता है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, तो और यहाँ पर पूना पैक्ट जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है 1937 में। और फिर पूना पैक्ट एक्सेप्टेड रिटेन्ड हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट, जिसमें रिजर्व सीट दी जाएगी हमारे सभी SC भाइयों को। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है और ये जो है सबसे बड़ा है, लेंदी 321 सेक्शन होते हैं, 10 शेड्यूल होते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करता है, प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स के रूप में काम करेंगे। 3 लिस्ट आती है, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। सेंटर में 59 और प्रोविंशियल में 54 आइटम्स, बोथ में दोनों के लिए, यानी कंकरेंट में आपका 36 आता है। अबॉलिश किया इसने डायरकी को, जो कि इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी मोर ओवर इट वाज गोइंग टुवर्ड्स दी फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म कब होता है, जब आपके स्टेट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाती है।
एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और अब यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नर एडवाइस फ्रॉम मिनिस्टर की, वहाँ पे जो आपके गवर्नर होंगे उनको मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी। अब ऐसे क्या होता है, गवर्नर किसका आदमी होता है, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सो गवर्नर शुड बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसका भाई आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, तो जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एडवाइस पर मिनिस्टर के चलना पड़ेगा गवर्नर को, भले ही वो सेंटर से अपॉइंट हो गया आता है। इफेक्ट क्या होता है 1937 टू 1939 में ये इफेक्ट में रहता है। फिर अडॉप्शन होता है डायरकी का, फिर से यहाँ पे एट सेंटर में डायरकी का अडॉप्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अबॉलिश, पहले इसने अबॉलिश किया, कहाँ पे अबॉलिश्ड डायरकी, फिर इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, फिर इफेक्ट में 39 तक रहता है। फिर यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ डायरकी हमें देखने को मिलता है। फिर इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, अब यहाँ पे बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा, जहाँ पे 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और असम, तो रिजर्व जनरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास के लिए होगी। एक्सटेंडेड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन एंड लेबर के लिए एक्सटेंडेड स्पेशल प्रोविजन दिए गए लेबर और वुमेन के लिए। अबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, नहीं मतलब इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसमें इस्टेब्लिश किया गया था इसको, यानी काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। एक्सटेंडेड, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज 14%, अब यहाँ पे लोगों को ज़्यादा लोगों को वोट देने की अब राइट्स मिली, 14% तक बढ़ा दिया गया इसको। इस्टेब्लिश किया इसने आरबीआई को, फिर जो कि सेंट्रल करेंसी एंड क्रेडिट कंट्रोल करती थी। इस्टेब्लिश किया पीपीएससी, पीपीएससी क्या होता है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी आप लोगों ने सेंट्रल देखा था और अब प्रोविंशियल हो गया, और ज्वाइंट पीएससी। फिर इस्टेब्लिश किया फेडरल कोर्ट 1937 में। सेपरेटेड बर्मा को अलग कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है हमारे प्यारे भारत से। 2 न्यू प्रोविंसेस आए, एक उड़ीसा और एक सिंध। फेडरल रेलवे अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई और ऑडिटर जनरल में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये हमारा एक्ट है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फरवरी 20 1947 में देखने को मिलता है, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश रूल हमारे भारत से ख़त्म हो जाएगा। फॉलोड बाय एजिटेशन बाय मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ कंट्री, और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो जून 3 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है कॉन्स्टिट्यूशन नॉट, तो कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा, कहाँ का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा टू अनविलिंग पार्ट्स, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो नहीं चाहते हैं रहना वो छोड़ के जा सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे माउंटबेटन का प्लान आता है 3 जून 1947, सेम डे में वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो कि थे, और इसमें क्या कहा गया, प्रिंसली स्टेट फ्री हैं ज्वाइन करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान को ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बना सकते हैं। बंगाल एंड पंजाब वोट एंड डिसाइड, तो बंगाल और पंजाब को डिसाइड करें वोटिंग के हिसाब से। ए गवर्नर जनरल अपॉइंटेड, तो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा पाक और इंडिया के लिए। फिर एम्परर ऑफ इंडिया अबॉलिश, तो जो उनका जो टाइटल था कि जहाँ अपने आप लिखते थे कि हम एम्परर ऑफ इंडिया हैं, ब्रिटिश वालों ने उसको टाइटल को अपने आप से ले लिया। फीचर्स क्या क्या थे इसके, उसकी बात कर लेते हैं। एंड किया इसने ब्रिटिश रूल को, डिक्लेयर किया इंडिया कोई इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी को, अबॉलिश किया ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को, पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का हुआ, एम्पावर किया रिपल एक्ट फ्रेम ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब जो है एम्पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया कि रिपेल एनी एक्ट, कोई भी एक्ट को रिपेल कर सकता है जो कि हमें लगता है कि हाँ बेकार है या ब्रिटिश ने बनाया हुआ था। लेजिस्लेट दियर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश आफ्टर 15 अगस्त 1947 वैलिड। अब यहाँ से 15 अगस्त 1947 बाद ब्रिटिश चाहे जो एक्ट बनाती है, चाहे मर जाए चाहे कट जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो अपना देखें हम अपना देखें। अबॉलिश किया गया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ। प्रोक्लेम किया गया लैप्स ऑफ पैरामाउंटे ओवर प्रिंसली स्टेट, और ब्रिटिश पैरामाउंटे ओवर प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट से भी हट जाता है ब्रिटिश का जो दबदबा था या जो उनकी सत्ता थी। फिर यहाँ पे क्या होता है, ट्रेटी रिलेशन विद ट्राइबल एरियाज, और जो मतलब दोनों चीज़ें हट जाती हैं।
फिर आता है फ्रीडम ऑफ प्रोविंशियल स्टेट इंडिया और पाकिस्तान। गवर्नेंस की बात आती है 1935 एक्ट टिल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभी गवर्नेंस जो आपका है वो 1935 के एक्ट के हिसाब से होगा जब तक कि आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है। इवन अगर आप बहुत सारे प्रोविज़न देखेंगे तो हम 1919 और 1935 से लेकर के अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क, तो क्या था, वीटो बिल्स उनसे ले ली गई। और एज फॉर रिजर्वेशन ब्रिटिश गवर्नर जनरल स्टिल पावर टू असेंट हर मैजेस्टी नेम, यानी अभी क्या है, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उनके पास अभी पावर थी कि वो एसेंट यानी किसी भी मिल्स वगैरह को एसेंट दे सकते थे, किसके नाम पर, हर मैजेस्टी के नाम पर। फिर गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ स्टेट। एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल को ड्रॉप कर दिया गया, और यहाँ तो आप पहले ही पढ़ा इसको। फिर यहाँ पे देखेंगे डिसकॉन्टिन्यूड सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन पोस्ट बाई एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया और प्री अपॉइंटमेंट ऑल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कंटी, तो ये ऐसे पढ़ते वक्त नहीं याद आता, रिवाइज करते वक्त याद आता अपने आप। एट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 1947 में क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये रूल, इनका रूल जो है एंड होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाता है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। अच्छा ये, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि 1947 से पहले जो जो अपॉइंटमेंट की गई थी, ये देखिए वो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टू एंजॉय, वो एंजॉय करेंगे ऑल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि यानी जैसे जो ऑफिशियल्स हैं जो पहले से ही 1947 पहले से अपनी सत्ता में हैं, तो उनको जो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर दे आर बीइंग पेड फॉर समथिंग, और तो ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट जो हैं वो सारी मिलते रहेंगे, तो कंटिन्यू रहेगा ये, ठीक है। फिर आता है सीए यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट बन जाती है। फिर उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो अपना बनाना शुरू करते हैं, और फिर कितने दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है आप बताइए, जाकर के 26 जनवरी 1950 में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हम अपने प्यारे से संविधान के पास आ जाते हैं, और उसी के आधार पर हमारा ये भारत देश महानता की वो अग्रसर रहता है। फिर कहेंगे बॉम्बे कमीशन हैज़ डिसाइडेड बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड करने में किसका हाथ था, बॉम्बे का। तो ये चीज़ अपनी ख़त्म हो गई है, 32 मिनट हो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी आगे वाले जो हैं वो चैप्टर तो 30-40 मिनट में तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए, इसमें थोड़े फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, तो फैक्चुअल चीज़ें में आप क्या ही कितना ही कम कर सकते हैं आप ना, तो वो बात होती है। अभी तो और 40-50 मिनट तो 3-4 पेजेस ख़त्म हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, एक एक पेज में सारे हो जाते हैं वो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।